कर दो। So today we are going to start with triangles. ट्राइंगल चैप्टर का एक पार्ट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, जिसमें आपने क्राइटेरियाज पढ़े थे 4। SSS क्राइटेरिया पढ़ा था, मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएगी तो वो दोनों ट्राइंगल्स SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया आपने पढ़ा था SAS क्राइटेरिया, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, अगर किसी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो SAS रूल लगता है और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। थर्ड रूल आपने पढ़ा था ASA रूल, दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड। और फोर्थ रूल आपने पढ़ा था RHS रूल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़ चुके हो, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? जो फिफ्थ रूल होता है ना बेटे, वो जो हम ASA रूल पढ़ते हैं एक्चुअली उसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है AAS। वो एक्चुअली अपने आप में कोई रूल नहीं है, बट हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एज अ रूल बता देते हैं कि ये AS रूल लगा दो, होता वो ASA रूल ही है, ठीक है। इसीलिए 5 रूल्स में काउंट नहीं करते हम उसको। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है कॉन्ग्रुएंसी का? व्हेन डू वी से दैट टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट? एंगल्स और साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब साइड से क्या बनता है, किसी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ से हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है ट्राइंगल का? उसका टाइप नहीं, उसका साइज, समझ में आई? और एंगल्स से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बनता है? शेप। शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो शेप होता है वो उसके एंगल्स पर डिपेंड करता है, और उसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है लेंस के ऊपर। समझ में आ रही है? तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन देते हैं तो आप हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है ना ट्राइंगल्स पे घुस जाते हो। सिर्फ ट्राइंगल्स ही थोड़ी कॉन्ग्रुएंट होती है, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। तो कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहते हैं जब वो एक दूसरे का एग्जैक्ट रेप्लिका हो, एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी हो, एक फिगर दूसरे को बिल्कुल सुपर इम्पोज कर ले, यानी कि एक के ऊपर अगर आप दूसरी चीज को रखें तो आपको उसके नीचे वाली चीज बिल्कुल भी नजर ना आए। या मैथमेटिकली अगर हम कहें, इफ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज देन वी कॉल इट एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंसी किसी भी उसमें हो सकती है, रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है अगर उनकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर साइड इक्वल हो, एक ही साइड होती है उसकी, मतलब होती 4 साइड्स है बट लेंथ तो एक ही साइड की कंसीडर की जाती है क्योंकि उसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब उनका रेडियस इक्वल हो। रेडियस के ऊपर ही डायामीटर है ना, ठीक है, डायामीटर और रेडियस दो अलग अलग चीज थोड़ी है। तो जब आप सर्कल को बनाते हो तो आप डायामीटर लेते हो कि रेडियस लेते हो? कंपास खोलते हो तो डायामीटर होता है कि रेडियस? तो फिर रेडियस के फॉर्म में बात करेंगे। तो दो सर्कल्स कब इक्वल होंगे? जब उनके रेडियाई इक्वल होंगे। समझ में आ रही है? लेकिन एक ट्राइंगल जो होता है उसका हम अलग चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, अलग अलग 3 साइड्स होती हैं, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना वो सिर्फ एक बात से बताई नहीं जा सकती, तो इसीलिए हमें उसके अलग अलग क्राइटेरियाज पढ़ने पड़ते हैं। हमने 4 क्राइटेरियाज 9th क्लास में पढ़े हैं। 10th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं होगा, कई क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंसी का भी यूज होगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं क्राइटेरियाज में। तो पहले तो आप अपने दिमाग में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ये दो डिफरेंसेस को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका, जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा और उसी की फोटोकॉपी निकलवा ली तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी का मतलब होता है रेशियोज का इक्वल होना। शेप तो सेम रहेगा चीज का, लेकिन उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। समझ में आ रही है? तो टू फिगर्स आर नोन एज सिमिलर फिगर्स इफ देयर शेप इज सेम बट देयर साइजेस आर
डिफरेंट। उनके साइजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम फिलहाल आज की क्लास में जो फोकस करेंगे वो करेंगे बीपीटी पर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसे थेल्स मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था। 9th क्लास में आप लोगों ने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, जिसका प्रूफ आपने वो पैरेललोग्राम जैसा कुछ कंस्ट्रक्ट करके किया था, याद होगा तो। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे इसी वाली थ्योरम से, बीपीटी से, ठीक है। वहां पर हमने सिर्फ मिड पॉइंट के ऊपर ही कन्फाइन कर दी थी अपने स्टडीज कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड वाली लाइन के क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है। बट एक्चुअली वो सिर्फ मिड पॉइंट्स के लिए ही नहीं होती बात, वो ट्राइंगल में किसी भी चीज के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इस थ्योरम में पढ़ेंगे। तो सिमिलैरिटी वाला पार्ट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बीपीटी। 2 पार्ट्स ही हैं आपके ट्राइंगल में, ठीक है, एक बीपीटी और दूसरा सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले मैं थ्योरम समझा रही हूँ, इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे वो करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसका प्रूफ कराऊंगी। प्रूफ आपको एज इट इज याद करना है, प्रूफ इजी है लेकिन याद करने हैं स्टेप्स आपको, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या बता रही है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, लेट ABC इज अ ट्राइंगल, इसकी 3 साइड्स हैं, AB, BC एंड AC। अगर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं इसकी किसी एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, तो ये हमेशा इसकी बाकी की 2 साइड्स को काटती हुई जाएगी, इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। जैसे ये पूरी की पूरी लाइन है, मान लीजिए मैं इस लाइन का नाम L रख देती हूँ। ये लाइन L जो मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ की है, ये AB को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और AC को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ठीक है। और ये लाइन जो है ये पैरेलल जा रही है किसके, BC के। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बताती है कि ये जो 2 साइड्स कट रही हैं ये हमेशा इक्वल रेशो में ही कटेंगी। मतलब अगर मैं इस AP का PB के साथ रेशो ले लूं तो वो रेशो हमेशा इक्वल होगा AQ और QC के साथ। समझ में आ रही है बात? Whenever we draw a line parallel to any one side of the triangle to intersect other 2 sides at 2 distinct points, then the 2 sides of the triangle will always be proportional to each other. Equal ratio को क्या बोलते हैं, proportional। अगर 2 sides का रेशो इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों साइड्स आपस में कैसी हैं, proportional। आ गई बात समझ में? हमने लिखा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसी चीज को हम PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ ऐसा भी लिख सकते थे। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये वाला पार्ट ऊपर लिखिए और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में लिखिए, आप कैसे भी लिख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ AP पार्ट को न्यूमरेटर में लिखा है तो यहाँ AQ पार्ट को ही न्यूमरेटर में लिखोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है PQR, PQR, ये लाइन जा रही है पैरेलल टू PR, मान लीजिए इसका नाम L रख देते हैं। ये PQ को काटती हुई जा रही है सपोज A पॉइंट पर और ये QR को काट रही है पॉइंट B पर। तो क्या मैं इस पे BPT अप्लाई कर सकती हूँ? BPT सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब लाइंस पैरेलल दे रखी होंगी। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो BPT अप्लाई नहीं होगी, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये लाइन मैंने बताया कि PR के पैरेलल है तो आप इस पे BPT अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यू विल अप्लाई BPT, बोलिए। QA अपॉन AP इज इक्वल टू QB अपॉन BR, ठीक है। QA को अगर आपने ऊपर रखा है न्यूमरेटर में तो इधर से QB को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा।
आ गई बात समझ में? डी ई एफ कोई ट्राइंगल है, डी ई एफ, लाइन एम इज पैरेलल टू डी एफ, ठीक है, इंटरसेक्टिंग डी ई एट पॉइंट पी एंड ई एफ एट पॉइंट क्यू. कैन वी अप्लाई बीपीटी हियर? कैन वी अप्लाई बीपीटी? हाँ जी दक्ष, हाँ पैरेलल है, अप्लाई करो जरा बीपीटी. पी इज इक्वल टू डीपी तो नहीं है, बीपीटी अप्लाई करने को बोल रही है. हाँ जी मयंक, ईपी अपॉन पीडी ई क्यू अपॉन क्यू एफ. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो ईपी है वो ई क्यू पे इक्वल है, नो. यहाँ ईपी और पीडी का जो रेशो आएगा वो इस ई क्यू और क्यू एफ के रेशो के इक्वल होगा. समझ में आ रही है? यहाँ आपस में कोई इक्वालिटी काम नहीं कर रही है. इज इट क्लियर? पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये लाइन एन है पैरेलल टू पी क्यू, ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. बीपीटी अप्लाई करो. हाँ जी दक्ष, बीपीटी अप्लाई करो. डी ई पैरेलल चल रहा है पी क्यू के, पीई अपॉन ई आर इज इक्वल टू आर डी अपॉन क्यू डी. ठीक बोल रहा है ये? ठीक बोला है इसने? ठीक बोला है? क्या गलती की है इसने? क्यू डी अपॉन, उधर से आपने क्या बोला था न्यूमरेटर में सबसे पहले? पी ई बोला था, तो दूसरी साइड पर ऊपर क्या होना चाहिए था? तो फिर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया उस बात का? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है. समझ में आ रही है? हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही आमने सामने रहते हैं. ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी बोल दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन, लाइन पैरेलल दी हुई होनी जरूरी है. अब कई बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, लाइन पैरेलल नहीं दे रखी है. जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं. ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है पॉइंट ए पॉइंट बी के ऊपर, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. आई एम नॉट सेइंग इट इज पैरेलल, ठीक है. लेट दिस एंगल बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन टू बी 30 डिग्री. कैन वी अप्लाई बीपीटी हियर? कैन वी अप्लाई बीपीटी इन दिस ट्राइंगल? हाँ या ना? मैंने पैरेलल नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बताया कि ये लाइन इसके पैरेलल है. और बीपीटी के लिए पैरेलल होना जरूरी होता है. हाँ जी, हाँ. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते तो लाइंस पैरेलल होती है. क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो. अब यहाँ पर ये भी 30 डिग्री बताया, ये भी 30 डिग्री बताया. क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाई दे रहे हैं?
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो ही सकते सिर्फ तब सकते हैं जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब कि ये जो ए बी है इट इज पैरेलल टू क्यू आर बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर गिवन टू बी इक्वल। तो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 मार्कर में क्वेश्चन को बस ऐसे ही ट्विस्ट किया जा सकता, आपको पैरेलल नहीं देंगे लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन आपके लिए स्टेप बढ़ जाएगा। अगर लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी हैं तो पहले आपको उनको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। आपको जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई होगी जिससे आप उसको पैरेलल बता पाएंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं तब भी लाइन पैरेलल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब भी लाइंस पैरेलल होती हैं। कोई इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा हो तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे ना दिया गया होता, यहाँ पर आपको ऐसे बोल देते कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो अब बताओ 60 प्लस 120 180 हो गया। तो बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। सो हम अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। आ रही है बात समझ में? तो बीपीटी अप्लाई करने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है, ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल जानी चाहिए, तभी वो बाकी की जो 2 साइड्स होती हैं उनको हमेशा क्या करती है, प्रोपोर्शनली कट करती हुई जाती है। ठीक है, बीपीटी का वो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है, पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी आता है, तो स्टेटमेंट का एक नंबर होता है उसमें, थेल्स थ्योरम। ठीक है, लिखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। if a line is drawn parallel, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to one side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, then the line divides other two sides in same ratio, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोपोर्शनली। थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लिया, आगे डायग्राम बनाइए, ट्राइंगल बना लीजिए एबीसी, कोई भी एक लाइन बना लीजिए पैरेलल जा रही है। जब हम लाइन का नाम लिखते हैं तो एक स्मॉल अल्फाबेट यूज किया जा सकता है, या लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो उससे भी नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, इफ PQ इज पैरेलल टू BC, अगर ऐसा हो जाए PQ पैरेलल हो जाए BC के, तो हम BPT लगाते हैं। देन बाय BPT AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और करके लिख लो PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ। ठीक है, समझ में आया? आगे लिखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम के प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे मतलब इससे रिलेटेड। कन्वर्स ऑफ बीपीटी,
प्रूफ आते हैं बिल्कुल, बीपीटी का प्रूफ हमेशा आता है बेटे, इस साल नहीं आया बस, नहीं तो हर साल आता है बीपीटी का प्रूफ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी समझ में आई? लाइंस पैरेलल दी होती हैं, हम रेशो लिखते हैं। बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेज कि अगर किसी ट्राइंगल में, एबीसी कोई ट्राइंगल है, इसमें ये लाइन जा रही है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि ये पैरेलल जा रही है, ये लाइन AB और AC को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अगर हम AP और PB का रेशो फाइंड करके देखें और दूसरी साइड से AQ और QC का रेशो फाइंड करके देखें, अगर ये रेशो इक्वल हो गए तो इसका मतलब कि जो PQ लाइन है वो BC के क्या होगी? पैरेलल होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर दो साइड्स ट्राइंगल की प्रोपोर्शनली कट रही हैं, उनका रेशो अगर इक्वल है, तो इसका मतलब उन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करके जाने वाली जो लाइन है वो उसकी थर्ड साइड के हमेशा क्या हो रही है? पैरेलल। ये हमें क्या बताता है? बीपीटी का कन्वर्स। तो बीपीटी अप्लाई तब करते हैं जब लाइंस पैरेलल दी हो, हम क्या लिखते हैं? रेशोज लिखते हैं। बीपीटी के कन्वर्स में क्या होता है? रेशोज इक्वल दिए होते हैं और हम रिजल्ट में क्या लिखते हैं? कि लाइंस पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन दो ही तरीके से आएंगे, या तो आपको रेशो की बात की जाएगी या फिर पूछा जाएगा कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो लाइन पैरेलल पूछी जा रही है तो बीपीटी का कन्वर्स यूज करेंगे, और जब लाइन पैरेलल गिवन होगी तो बीपीटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखो स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट बाद में दोबारा नहीं कराऊंगी बेटा। इफ अ लाइन, हाँ जी बोलो, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle proportionally ब्रैकेट में लिख लो, in equal ratios, then the line is always parallel to the third side of triangle. ठीक है, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में ये वाला डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लो, ये लिख लो, इफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन वी कैन से PQ इज पैरेलल टू BC। अब क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना वो सिखाती हूँ। अब इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि बीपीटी कैसे काम करती है और बीपीटी का कन्वर्स कैसे काम करता है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। In given figure, PQ is parallel to MN. PQ parallel to MN. If KP upon PM is equal to 4 upon 13 and Kn is equal to Kn is equal to 20.4 centimeter, find value of KQ, या लेंथ ऑफ KQ। देखिए डायग्राम आपको दे रखा है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल दी हुई है,
के एम एन, एम एन के पैरेलल आपको एक लाइन दे रखी है पी क्यू, ठीक है। केपी अपॉन पी एम ये दिया हुआ आपको 4/13। के एन की वैल्यू दे रखी है 20.4 सेंटीमीटर और आपको के क्यू की वैल्यू फाइंड करके देनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू लाइन एम एन के पैरेलल दी हुई है तो इसका मतलब मैं बीपीटी लगा सकती हूँ, ठीक है। आपका बिल्कुल फोकस यहीं जाना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन दे रखी हो तो आपको सीधा क्या करना है, बीपीटी लगा देना है, दैट्स इट, कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। सो इन ट्राइंगल के एम एन हमेशा ट्राइंगल मेंशन करो जहां पर आप बीपीटी लगा रहे हो। क्यों बीपीटी लगा रहे हो? क्योंकि आपको पी क्यू पैरेलल दे रखा है एम एन के। ये मत बोलना कि मैम हमने लिख तो दिया था, क्वेश्चन में प्रिंटेड तो था। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप हर चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लिखेंगे। बीपीटी लगाने से पहले ये बात बतानी जरूरी है कि आप बीपीटी क्यों लगा रहे हो, ठीक है। सो बाय बीपीटी लगाइए। बीपीटी कैसे लगेगी? केपी अपॉन पीएम या एमपी, के क्यू अपॉन में क्यू एन, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, केपी अपॉन पीएम की तो मुझे वैल्यू दे रखी है 4/13, तो ये तो मैं एज इट इज वैल्यू पुट कर दूंगी 4/13। अब मुझे के क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू एन की वैल्यू मुझे दे नहीं रखी है, मुझे के एन की वैल्यू दे रखी है। तो जो चीज फाइंड करनी है क्या मैं उसको एक्स लेट कर सकती हूँ? अगर ये x सेंटीमीटर है तो क्यू एन कितना होगा? 20.4 माइनस x सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? के एन को मैं लिख सकती हूँ के क्यू प्लस क्यू एन। के एन मुझे दिया हुआ है 20.4, के क्यू को मैंने x लेट किया है तो यहां से मेरे पास क्यू एन की वैल्यू आ गई कितनी? 20.4 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, 1 मार्कर आएगा या 2 मार्कर आएगा तो आपको इतने ज्यादा स्टेप्स एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक बार बस इसको ये लिख दो कि ये हमने लेट x किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ डायग्राम में भी आप कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, x 20.4 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। के क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 4.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ पूछना है? ठीक है, एक्सरसाइज देखिए 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं, जल्दी से गो थ्रू करिए। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1,
चलो कर दो In triangle ABC, point P lies on AB and point Q lies on AC such that AP is equal to 5 centimeter, PB is equal to 15 centimeter या suppose 7 centimeter, AQ is equal to 8 centimeter and AC is equal to 15 सेंटीमीटर. लेट ऐसा कुछ दे रखा है. चेक इफ PQ इज पैरेलल टू BC और नॉट. कुछ ये टाइप का क्वेश्चन आ गया. ठीक है, पॉइंट P दिया हुआ है, AB के ऊपर लाई कर रहा है, पॉइंट Q दिया हुआ है, AC पर लाई कर रहा है. किस तरीके से लाई कर रहे हैं ये आपको मेजरमेंट्स दे रखी हैं. आपको ये चेक करना है कि अगर PQ को ज्वाइन करके एक लाइन बनाते हैं तो क्या वो लाइन BC के पैरेलल होगी या फिर नहीं होगी. तो पैरेलल चेक करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, BPT का कन्वर्स. तो कन्वर्स के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो रेशोज हैं क्या ये इक्वल हैं. तो सबसे पहला रेशो चेक करते हैं AP अपॉन PB. लेट अस फाइंड AP अपॉन PB. AP की वैल्यू दी हुई है 5, PB की वैल्यू दी हुई है 7, कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो यही इसका रेशियो हो गया. AP अपॉन PB इज इक्वल टू 5 अपॉन 7. अब AQ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, QC नहीं दे रखा. QC कैसे फाइंड कर सकते हैं, AC माइनस AQ कर सकते हैं. तो 15 माइनस 8 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर. AQ अपॉन QC का रेशो फाइंड करेंगे तो 8 अपॉन 7 आ रहा है. क्या आपको लगता है ये दोनों रेशो सेम है, क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. तो AP अपॉन PB इज नॉट इक्वल टू AQ अपॉन QC. सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT PQ is not parallel to BC. समझ में आ गई बात. अगर ये रेशो इक्वल होता तो हम कहते कि PQ जो है वो BC के क्या होगा, पैरेलल हो. क्लियर है, समझ में आ गई बात. क्वेश्चन नंबर 2 को गो थ्रू करो जल्दी से. 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2. देखिए 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. हो जाएगा, हो जाएगा. हाँ जी, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है. बिल्कुल, फिगर भी ऐसे ही बनेगी, लाइन को ड्रॉ मत कर देना, जरूरत ही नहीं है ड्रॉ करने की. ठीक है, बस आपको जो मेजरमेंट दी हुई है वो आप डायग्राम पे लिख सकते हो. AP दिया हुआ तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो. डायग्राम को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कैसे काम करना. क्लियर है, भूल तो नहीं जाओगे घर जाके, पक्का. आगे बढ़े, चलिए जी. एक्सरसाइज से पहले मैं BPT का ही एक फॉर्म करा रही हूँ और उसका प्रूफ करा रही हूँ एज अ क्वेश्चन. ठीक है, एक पार्ट मैं कराऊंगी, फिर वैसे ही पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से. देखो ट्राइंगल ABC दिया हुआ है. AB पर पॉइंट P है, AC पर पॉइंट Q है. PQ पैरेलल टू BC गिवन है. ठीक है, BPT हमें बताती है कि AP और PB का रेशो AQ और QC के रेशो के इक्वल होगा. अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या AP और AB का रेशो
ए क्यू और ए सी के रेशियो के इक्वल नहीं होगा? होगा। लॉजिकली सोचो, अगर पार्ट बाय पार्ट इक्वल है तो पार्ट बाय होल भी तो इक्वल ही होगा। या मैं ये कहूं पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन ए सी, ऐसा नहीं होगा? होगा, होगा। ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू वॉट? ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए क्यू। ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू वॉट? ए सी अपॉन क्यू सी। तो ये सब कुछ ट्रू है, ये सब कुछ ट्रू है। तो जब मैं एक पार्ट और उसके साथ में होल साइड लेती हूँ तो ये एक्चुअली बीपीटी का ही एक फॉर्म है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं कोरोलरी में। कोरोलरी मतलब जैसे एक मेन जो रिजल्ट है उसी के आगे हम रिजल्ट को क्या कर देते हैं? कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इसे हम एक क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे। मतलब ये क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है कि एक ट्राइंगल है, इसमें पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है, प्रूव करके दीजिए ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ठीक है, ये कैसे प्रूव करना है वो देखिए। अब मैं इसका प्रूफ करा रही हूँ। क्वेश्चन लिखो। लिखिए। In triangle ABC, line PQ is parallel to BC. In triangle ABC, line PQ is parallel to BC. Prove that AP upon AB is equal to AQ upon AC। ये प्रूव करना है। ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से। समझ में आ जाए तो लिखना कॉपी में, ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी AP अपॉन AB वाला पार्ट करा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, तो इसीलिए अच्छे से समझ लो इस चीज को। देखो बेटे, क्वेश्चन थ्योरम बेस्ड है, तो सबसे पहला काम है गिवन लिखना। क्या गिवन है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिवन में, वही हमें गिवन में यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है? AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। ठीक है, जो प्रूव करने के लिए बोला गया उसको लिखना है। उसके बाद थर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, इफ इट इज रिक्वायर्ड इन एनी क्वेश्चन। मान लीजिए आप अपनी तरफ से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई एंगल मार्क करते हैं, मतलब आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो हम कंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक डालते हैं और वो लिखते हैं। यहाँ पर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पर, जैसे हम किसके अंडर लिखेंगे? प्रूफ। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन बोला जाता है ना टू प्रूव, तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं? हम उसका प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते समय हमें सिर्फ ये पता है कि ट्राइंगल ABC में हमें क्या बोला गया है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। हमने एक ही चीज पढ़ी है अब तक ट्राइंगल में कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई भी लाइन दी हो तो हम उसमें क्या लगा डालेंगे? BPT। तो लगा डालिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, दैट्स इट। तो बाय BPT व्हाट? AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो, जो हमें प्रूव करना था, प्रूव करना हमें AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। AB तो पूरी साइड है ट्राइंगल की, यहाँ AC भी पूरी साइड है। जो पार्ट है वो क्या है? AP।
तो प्रूफ करते समय ध्यान रखिए जो पार्ट आपको आंसर में चाहिए वो पार्ट आपको डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए, तभी वो आपके आंसर में आएगा, अदरवाइज वो आपके आंसर से गायब हो जाएगा। तो अब मैंने तो एपी ऊपर लिख दिया गलती से, बीपीटी लगाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, तो कोई बात नहीं ध्यान दिया तो अब कर देते हैं उसको, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। यूक्लिड पढ़ी है भाई हमने 9th क्लास में, तो यूक्लिड हमें कहता है इक्वेशन में दोनों साइड पे कुछ भी काम कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो पीबी ऊपर चला गया अपॉन में एपी, और इधर से क्यूसी ऊपर चला जाएगा अपॉन में एक्यू। या तो आप बीपीटी लगाते समय ही इस बात का ध्यान रखते कि भाई हमें तो आंसर में एपी चाहिए तो हम एपी को नीचे ही लिखेंगे, तो आपको ये स्टेप करना नहीं पड़ता। बट बीपीटी लगाते समय हमने ध्यान नहीं रखा इस बात का, तो हम रेसिप्रोकल करके उसको नीचे लेकर आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों साइड 1, कर सकते हैं एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। किसी भी एक इक्वेशन में दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है, तो PB अपॉन AP प्लस 1 इज इक्वल टू QC अपॉन AQ प्लस 1। एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, AP एलसीएम आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है, और इस साइड क्या आ जाएगा, AQ एलसीएम आ जाएगा। 1 AP को AP से डिवाइड करेंगे, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो PB प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे AP, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे AP, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करोगे, QC प्लस AQ। ध्यान से देखो, PB प्लस AP, PB और AB को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा बन गया AB, तो इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ AB अपॉन AP इज इक्वल टू QC और AQ को जोड़ो AC अपॉन AQ। देखो जो प्रूव करना था AP अपॉन AB हमें भी दिख रहा है, AP और AB, AQ और AC, AQ और AC, बस प्रॉब्लम क्या है, रेसिप्रोकल, तो वापस से कर दो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में आ गया, क्लियर है, बिना देखे नोट करो, खुद करो। बात P and Q are 2 points on AB and AC, respectively, such that AP upon AB is equal to AQ upon AC। Prove that line joining PQ, prove that the line joining PQ is parallel to the third side of triangle, is parallel to the third side of triangle। मतलब PQ को आपको BC के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या चीज यूज होती है, कन्वर्स। इसका मतलब यहाँ पर कन्वर्स यूज होगा, मैंने यहाँ पर ये पैरेलल बोली ही नहीं है, तो इसलिए बीपीटी तो लग ही नहीं सकती, तो जो चीज गिवन है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल ABC AP upon AB is
AQ अपॉन AC गिवन है, ठीक है। मैं रेसिप्रोकल कर ले रही हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। subtract 1 from both sides, subtract 1 from both sides। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऐड किया था। जब हमें होल लेकर आना था, हमें होल चाहिए था, मतलब पूरी की पूरी साइड हमें आंसर में चाहिए थी, तो हमने +1 किया था। यहाँ हमें पूरी साइड गिवन है और हमें पार्ट बाय पार्ट चाहिए बीपीटी लगाने के लिए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से 1 माइनस कर रहे हैं। AB अपॉन AP -1 इज इक्वल टू AC अपॉन AQ -1, ठीक है। AB में से AP माइनस करो, ये पूरा AB है, इसमें से AP हटा दिया, क्या बचा, PB। तो PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ। ये सिचुएशन क्या है, क्या ये बीपीटी नहीं है, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से व्हाट, PQ is parallel to BC। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 6.2 कंप्लीट करेंगे। ये जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं ये आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैक्सिमम रफ कॉपी